दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पाठ नंबर 3 यानी दो चर के रैखिक समीकरण युग्म इसके बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों को पता होगा कि इससे पिछले जो है लेक्चर में हमने चैप्टर 2 का पीवाईक्यू किया था। आप लोगों का चैप्टर नंबर 2 तक पीवाईक्यू और थ्योरी दोनों पूरी तरह हो गया है। तो आज जो है चैप्टर नंबर 3 दो चर के रैखिक समीकरण युग्म के बारे में पढ़ना है। तो पहले ही हम आपको बता दें कि ये चैप्टर जो है ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये चैप्टर बहुत ही छोटा है। इसमें केवल आपको इससे थोड़ा बहुत कुछ परिचय पढ़ना है इसके बारे में, और उसके बाद इसको हल करने की विधि होती है, 3 विधि आपको पढ़ना है वो भी बता देंगे, और उसके बाद इसके कुछ प्रतिबंध होते हैं। बस आप लोगों को इतना ही केवल पढ़ना है। तो आइए हम चलते हैं सबसे पहले परिचय पर। परिचय देख लेते हैं इसका। चलिए ध्यान दीजिए, जब हम दो चर के रैखिक समीकरण युग्म का परिचय पढ़ते हैं तो चूंकि सबसे पहले तो हम ये देखते हैं इसी जो चैप्टर का नेम है इसी से ही हम निकालते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, आप लोगों को पता होगा, पहले हम बात करेंगे इसमें रैखिक की। रैखिक क्या होता है? तो बहुपद में हमने बताया था कि जब किसी भी चर राशि पर यानी किसी भी वेरिएबल्स पर, किसी चर राशि पर जो बदलता रहता है जिसका मान वही चर होता है, किसी चर राशि पर अगर पावर कितना हो, 1 हो, तो उसे बोलते हैं रैखिक। तो यहाँ से तो आ गया रैखिक। अब इसमें हम क्या ले सकते हैं, जैसे x पे पावर 1, y पे पावर 1, z पे पावर 1, और कोई नंबर ले लें p पे पावर 1। तो यानी कोई भी हम ले लें जिस पे पावर कितना हो, 1 हो, तो उसे हम बोलेंगे रैखिक समीकरण, रैखिक बोलेंगे। अभी समीकरण की बात नहीं आई है। अब देखिए, दो चर यानी दो चर रहेंगे एक ही साथ, कितने चर, 2 चर। जैसे x पे पावर 1 प्लस y पे पावर 1, x पे पावर 1 माइनस y पे पावर 1, x पे पावर 1 माइनस 2y पे पावर 1। तो यानी किसी भी प्रकार से अगर देखा जाए तो उसमें कितने वेरिएबल्स होंगे, 2 वेरिएबल्स। हमने बहुपद चैप्टर जो पढ़ा था उसमें आप लोगों को बता दें केवल एक चर में पूरे बहुपद थे। दो चर का, दो घात का देखेंगे उसमें भी केवल एक ही चर का था। जैसे x में हम हमेशा देख रहे थे, 3 में देखेंगे तो वही हमेशा दिख रहा था। लेकिन इसमें क्या है, 2 चर रहेंगे, वो भी किसमें, रैखिक में। ओके, तो अब हम बात करेंगे समीकरण क्या है। तो बहुपद और समीकरण में देखिए थोड़ा सा अंतर होता है। बहुपद जो होता है, बहुपद में केवल एक पक्ष होता है, यानी कोई भी अगर वैल्यू लिख दे, जैसे हम लिख दिए x² प्लस 6x प्लस 3, तो ये क्या है, ये आप लोगों का बहुपद, समीकरण नहीं है। जब हम इसी को 0 से तुलना कर देते हैं तो ये हो जाता है आपका समीकरण। तो बहुपद और समीकरण में बस थोड़ा सा अंतर है कि बहुपद जो होता है उसमें केवल एक पक्ष होता है और समीकरण में 2 पक्ष होते हैं। ओके, तो इतना ही केवल कॉमन डिफरेंस था। तो अब हम बात करते हैं कि इसमें इसके आगे देखिए, रैखिक से आया कि कोई भी नंबर पर पावर 1 हो, नंबर कैसा होना चाहिए, वेरिएबल्स होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं 2 चर है, तो x में चाहे y में चाहे जिसमें ले लें तो अधिकतम आपको बुक में x और y में ही मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं समीकरण युग्म क्या है। समीकरण का मतलब हो गया इक्वेट कर देंगे 0 के साथ, यानी 0 के साथ तुलना कर देंगे। उसके बाद युग्म का मतलब होता है पेयर, युग्म का मतलब पेयर। तो अब हम इसका लिख देते हैं सीधे सीधे डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्म। चैप्टर से तो ये रिलेटेड आ गया, अब हम लिखते हैं डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये देखिए यहाँ से होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इस पे आधारित जो है बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। जैसे देखिए, उम्र से रिलेटेड अगर किसी का एज निकालना है तो वहाँ पर भी इसी प्रकार के इक्वेशन से यूज करके हम निकालते हैं। आप लोगों को पता होगा कि कुछ इंपॉर्टेंट सवाल इसमें पिता पुत्र से रिलेटेड है जिसमें उम्र निकाला जाता है। ओके, और एक आध 2 मॉडल के प्रश्न बन सकते हैं। यानी जितने भी पीवाईक्यू बनेंगे, आज केवल हम टॉपिक बता रहे हैं, कल पूरा पीवाईक्यू बताएंगे, लिख कर रख चुके हैं। ओके, तो ये देखिए इतना आपका आ गया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म। अब एक चीज़ और समझिए, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में मान लीजिए हम कहें 2 समीकरण है तो आपको कहीं कहीं इस प्रकार मिलेगा, तो घबराने की कोई बात नहीं है इस मान में, ठीक है। तो आपसे कभी कोई पूछ ले कि सरल रेखा का समीकरण बता दीजिए, तो सरल रेखा का समीकरण यही होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो भी लाइन हम खींचेंगे, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, इधर इधर कहीं से जाएगी तो सीधा ही जाएगी, ऐसे घूम फिर कर ऐसे ऐसे नहीं जाएगी। ओके, तो इतना ही केवल आप लोगों को इसमें था।
ये था आप लोगों का पूरा परिचय। परिचय में हमने देखा कि चैप्टर में जो भी नाम है चैप्टर का, क्यों है, कहाँ से आया, कैसे आया, ये जान लिए। इसके बाद इसका अब यूज क्या है, यूज भी ये देखिए एज निकालने के लिए, एज से रिलेटेड प्रश्न पूछता है। उसके बाद अब तो निकल गया है, पहले नाम और धारा एक सवाल थे, वो भी उससे भी बनता है प्रश्न, वहाँ से भी इससे एम निकालते हैं और निकालने का कोई चांस ही नहीं है। उसके बाद जो है अब इसमें हम जानेंगे इसका सॉल्व करने का विधि। जैसे ध्यान दीजिए यहाँ पर हम लिख लिए, तो अब इस x और इस y, अब चूंकि ये एक ही समीकरण है तो समीकरण नंबर 1, कोई एक और समीकरण ले लेते हैं। देखिए समीकरण नंबर 2, तो चूंकि 1 है तो a1 लग जाता है, यहाँ 2 है तो a2 लग जाता है, a2 b2 c2। ओके, तो यहाँ पर जो x है और जो y है, इन दोनों का एक कॉमन वैल्यू निकालने के लिए 3-4 विधि है आपके पास। कॉमन वैल्यू ध्यान दीजिएगा, कोई भी वैल्यू तो आप आलेख से निकाल सकते हैं, कोई भी वैल्यू आलेख से निकाल सकते हैं। जैसे ध्यान दीजिए यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने की सबसे पहली विधि है आलेखी विधि। आलेखी विधि, आलेखी विधि। अब आप लोग को पता होगा कि आलेखी विधि में हम सिंपली करते क्या है मान लीजिए कोई सा भी हम ग्राफ लिए, ओके, ये तो पहले आप लोगों का एक्सिस है, एक्स और ये वाई, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ वाई डैश। अब ये बताइए आलेखी विधि, आलेखी विधि में जब हम दोनों समीकरण को किसी भी प्रकार से खींचे, मान लीजिए एक ऐसे गया, एक हो सकता है ऐसे चले जाए, ओके, तो यहाँ पर इससे जो है, अब मान लीजिए इस प्रकार हुआ, कोई और चांसेज है क्या, है, कोई और चांसेस बन सकता है, तो जितने भी चांसेस बन सकते हैं, इन्हीं चांसेस को यानी इन्हीं सबको बताने के लिए आप लोगों को मिलेगा दो चर के रैखिक समीकरण युग्म का प्रतिबंध। तो उस प्रतिबंध पर जो है बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। प्रतिबंध पर 2-2 नंबर के प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को इन्हीं सब ग्राफ के बारे में डिटेल में अभी जानने को मिलेगा कि कौन कौन सा कारण बन सकता है। जैसे यहाँ पर ऐसे बना, हो सकता है कि आपका लाइन ऐसे चला जाए, दोनों ऐसे, हो सकता है कि ये एक कोई ऐसे जाए, दूसरा भी इसी पर चला जाए, चांसेज है ना। तो जो सब चांसेज हैं अभी इन्हीं को बताएगा कौन, प्रतिबंध। तो अब हम इसे स्क्रीनशॉट आपको अगर लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। वैसे हम यही कहेंगे आप लोग लेक्चर को ध्यानपूर्वक देखिए। पूरा लेक्चर देखने के बाद जो भी चीज़ आपको लगता है कि यूजफुल है, एक बार उसको रिपीट करके पूरा बढ़िया से आप लोग लिख लीजिए, पढ़ लीजिए, बुक से, कॉपी से, जहाँ से भी मन करे। ओके, तो और हम इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब हम चलते हैं इसके प्रतिबंध पर। भैया देखिए प्रतिबंध बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी एक चीज़ और, इसको सॉल्व करने का केवल एक विधि आपको बताएं अभी तक, आलेखी विधि। आलेखी विधि से बहुत सारे वैल्यू निकलते हैं। जहाँ पर कट करती है वही होता है इसका कॉमन वैल्यू, और नहीं तो यहाँ भी वैल्यू है, यहाँ भी वैल्यू है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, लेकिन ये सब जो वैल्यू है वो केवल एक रेखा यानी एक समीकरण को संतुष्ट करेंगे, दोनों को नहीं करेंगे। दोनों को वही वैल्यू करेगा जो कॉमन होगा। तो इसीलिए जो है इसमें कॉमन पॉइंट को ही एक्स और वाई का कॉमन मान कहते हैं, यानी वैल्यू। ओके, तो आप लोग इसको देख लीजिए। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक यानी प्रतिबंधों पर। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पर, जो कि है आप लोगों का समीकरण युग्म का प्रतिबंध। चूंकि देखिए इसमें जो है हमारा बताने का थोड़ा सा अलग आइडिया होता है, क्योंकि इसमें हमको ये लगता है कि बच्चों को कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है, तो इसलिए हम पहले ध्यानपूर्वक इसको बताते हैं, आप लोग समझिए। जैसे इसमें आप सभी को पता होगा कि 3 प्रतिबंध होते हैं। क्यों 3 ही होता है, डिटेल लेक्चर में बताए हैं, वैसे यहाँ भी हम बताने जा ही रहे हैं। ओके, तो देखिए जैसे मान लीजिए जब हम दो इक्वेशन लिखते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y, देखिए यहाँ पर y भूल गया ना, प्लस c2 इक्वल टू 0। जब हम दो इक्वेशन लिखते हैं तो अब दोनों इक्वेशन की बात हम यहाँ ये करते हैं कि इन दोनों का कोफिशिएंट, देखिए x का कोफिशिएंट कितना है, a1, यहाँ पर x का a2, तो x के दोनों कोफिशिएंट का यहाँ पर कंपैरिजन करते हैं। देखिए a1 अपान a2, y का यहाँ पर करते हैं b1 अपान b2, c1 अपान c2। ये सब क्या है, ये c1 c2 कॉन्स्टेंट है, और ये कॉन्स्टेंट ये भी है, बट ये y का कोफिशिएंट है, और ये सिंपली क्या है, कांस्टेंट। तो अब ये बताइए a1 अपान a2,
B1/B2 C1/C2 3 आ गया ना। अब तीनों को लेकर कैसे हम बनाते हैं 3, आप लोग ध्यान से देखिए। जैसे पहले हम 2 की बात करेंगे, अगर जो 2 में पास हो गया तभी वो तीसरे में जाएगा, जो दूसरा में फेल वो वहीं पर रह जाएगा। ये मेरा समझने का और समझाने का आसान आइडिया। देखिए हमने कहा ऐसा भी है A1/A2 B1/B2 के साथ 2 कंडीशन बन सकता है। देखिए कौन कौन सा, A1/A2 और B1/B2 के साथ 2 कंडीशन। पहला हो सकता है कि दोनों बराबर ही ना हो सकता है, ये नहीं हम कहना श्योर है, हो सकता है कि दोनों बराबर हो जाए। अगर दोनों बराबर नहीं है तो बात इसी छोड़ दीजिए, खत्म बवाल इसका। अगर दोनों बराबर है तो फिर और चांसेस क्या है, तो ये दोनों बराबर है तो इसका मतलब कोई और चांसेस निकालते हैं। देखिए कैसे निकल रहा है। अब हो सकता है कि C1/C2 के साथ सेम कंडीशन। पहले तो A1 B1 में देखे, हो सकता है कि बराबर भी हो जाए बराबर ना भी हो, तो अगर बराबर नहीं है तो छोड़ देते हैं, अगर बराबर है तो चलते हैं तीसरे पर। अब तीसरे में भी 2 कंडीशन, हो सकता है कि भाई ये दोनों बराबर हो जाए, हो सकता है बराबर ना हो, बस यही 3 कंडीशन बनते हैं। तो अब इसमें देखिए 2 चीज होता है, एक होता है आलेखी, बता दे एक बार, एक होता है आलेखी यानी आलेख में हमको क्या मिलता है, ओके। एक होता है बीजगणितीय निरूपण, यानी बीजगणितीय में जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है। अभी हम यहाँ पर बता देते हैं आपको, यहाँ पर हम लिखेंगे किसके बारे में, बीजगणितीय के बारे में, बीजगणितीय। एक और होता है इम्पोर्टेंट है जो संगत और असंगत, इसमें अधिकतम बच्चे लोग भैया कन्फ्यूजन में रहते हैं, संगत और असंगत। तो देखिए आलेखी क्या होता है, अभी हमने पीछे बताया है आलेखी होता क्या है। तो पहले आलेखी को बताने से पहले हम बीजगणितीय बताएंगे, क्यों, क्योंकि बीजगणितीय बताने से आधा आपका आलेखी हो जाएगा। तो बीजगणितीय में क्या होता है, देखिए जब भी ऐसा कभी सिचुएशन बने A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो वहां से होता है कि इसके केवल एक हल मिलेगा, इसका केवल एक हल मिलेगा, यानी हम बोलेंगे अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। अगर आपको इसमें ये घबराहट की बात हो रही है तो घबराइएगा मत, इस पर हम पूरा इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों को कराएंगे, तो आप लोगों को टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो यहाँ से देखिए बीजगणितीय निरूपण जब हम करते हैं तो आपसे सिंपली इसमें कौन सा निकल रहा है, अद्वितीय हल। तो और यहाँ पर देखिए तीनों बराबर है ना, तो जब तीनों बराबर हो जाता है तो यहाँ पर आता है अनंत हल, अनंत हल। कभी कभी जब हम सवाल को सॉल्व करते हैं तो दोनों इक्वेशन बराबर हो जाएगा। एक PYQ में कराया था, आप लोग देख सकते हैं, उसमें यहाँ पर बनता है कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, ठीक है। जब दोनों बराबर हो तीसरे के बराबर ना हो तो यहाँ पर बनता है कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। अब एक चीज मैंने आपको और बताया है कि अगर कभी ग्राफ को अगर नहीं भी बताया तो आप लोग सुन लीजिए, जब कभी कोई भी ग्राफ हो, जब कभी कोई भी ग्राफ पे अगर 2 लाइन खींच दे तो दोनों लाइन आपस में जितनी जगह टच करती है वही समझ लीजिए कि उसके हल होते हैं। एक जगह टच की तो एक हल, 2 जगह की तो 2 हल, 2 जगह कर ही नहीं सकता है, 2 जगह कर ही नहीं सकता है। अभी देखिए कैसे, अब ये बताइए अगर एक जगह करी तो एक हल यानी अद्वितीय हल। तो अगर अद्वितीय हल हो तो आलेख में उसे कैसा मिलेगा, आप कहेंगे कि एक ही बिंदु पर टच कर रही है, यानी यहाँ से आप बोलेंगे कि प्रतिच्छेदी बिंदु मिलेगा। कैसा बिंदु, प्रतिच्छेदी बिंदु, प्रतिच्छेदी बिंदु मिलेगा। प्रतिच्छेदी बिंदु क्यों मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है अद्वितीय हल है। आप लोग पहले इसको लिखकर इसको लिख सकते हैं, जैसा आपको प्रीफर लगे। अगर प्रतिच्छेदी बिंदु है तो अद्वितीय हल है, हम कहें देखिए यहाँ अनंत हल है। अनंत हल का क्या मतलब हुआ, आप कहेंगे अगर एक जगह टच कर रही है तो अद्वितीय हल, अब 2 जगह तो कोई लाइन ऐसे तो चलेगा नहीं, ऐसे मान लीजिए ग्राफ है तो कोई लाइन ऐसे गया, ऐसे तो होगा नहीं। क्यों, क्योंकि ये आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका, ये सरल रेखा का इक्वेशन है। अगर पैराबोलिक होता, हाइपरबोलिक होता तो यहाँ पर ऐसे हो जाता, ओके। तो आप लोगों को टेंशन लेने की कोई बात नहीं, यहाँ पर ये मत समझिएगा कि 2 जगह। अब कैसे, मान लीजिए कोई लाइन ऐसे गई, ऐसे गई, अब कोई लाइन इसी पर जा सकती है, 2 जगह नहीं कट करेगी, जब उसी पर जाएगी तो अनंत बार कट करेगी। और अगर अनंत हल है तो यानी इसका क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी बिंदु नहीं होगा, संपाती रेखा हो जाएगा, संपाती बिंदु, संपाती रेखा, या डायरेक्टली आप संपाती लिख सकते हैं, रेखा को हटा भी सकते हैं, संपाती। और यहाँ से क्या हो जाएगा, संपाती हल लिख दीजिए,
चलेगा। कोई हल नहीं का क्या मतलब है, यानी दोनों रेखा आपस में कहीं स्पर्श नहीं कर रही हैं। जब कभी दोनों रेखा आपस में स्पर्श ना करें तो वहां पर सिंपली होता है समांतर रेखा आपको मिलेगा, समांतर रेखा। प्रतिच्छेदी बिंदु यहाँ मिला, यहाँ संपाती, यहाँ समांतर। अब समांतर का क्या मतलब, जैसे भैया एक रेखा ऐसे गई, दूसरा भी ऐसे गई, तो जब ऐसे रेखाएं गई तो समांतर है। अब जब दो रेखाएं आपस में समांतर होती हैं तो आप सभी को पता होना चाहिए कि समांतर रेखाएं कभी भी आपस में एक दूसरे को स्पर्श करती ही नहीं है। तो जब कहीं स्पर्श नहीं करती है तो उसका हल कैसे निकलेगा, और जब हल नहीं निकलेगा तो इसका हो जाएगा सिंपली समांतर रेखा, असमांतर रेखा मिलेगी। ओके, तो यहाँ से प्रतिच्छेदी बिंदु, संपाती, यहाँ पर समांतर, समांतर का हो जाएगा कोई हल नहीं। अब संगत असंगत में आइए, देखिए यहाँ गूंज भी दी, कोई बात नहीं। संगत असंगत क्या होता है, सिंपली जब कभी भी दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे को टच करती हैं तो उन्हें हम संगत बोलते हैं। सिंपली बस इतना जानिए, जब कभी दोनों रेखाएं आपस में टच करती हैं तो उन्हें संगत। प्रतिच्छेदी बिंदु, अद्वितीय हल, टच कर रही है कि नहीं, आप कहेंगे एक जगह, हमको जगह से नहीं मतलब है, हमको केवल ये देखना है कि टच कर रही हैं कि नहीं। तो आप कहेंगे टच कर रही हैं, यानी ये संगत है, संगत। अनंत हल, ये भी संगत है, क्यों है, क्योंकि ये भी स्पर्श कर रही है, टच कर रही है, कट कर रही है। कोई हल नहीं, अद्वितीय हल है, कोई हल है नहीं, सॉरी समांतर रेखा है। जब कोई हल नहीं है तो टच ही नहीं करेगी, और जब टच नहीं करेगी तो इसे हम सिंपली बोलेंगे अद्वितीय हल, असंगत बोलेंगे। अद्वितीय हल का ज़्यादा याद आ रहा है, असंगत बोलेंगे। ओके, तो यहाँ से आपका आ गया असंगत। तो आप लोगों को यही इतना ही टॉपिक था, इसमें ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन नहीं थी। एक बार हम समराइजेशन करा देते हैं। इसमें हमको सिंपली ये ध्यान देना है कि 3 कंडीशन होता है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। देखिए 3 कंडीशन क्या है, A1/A2, B1/B2, C1/C2। इन्हीं तीनों अनुपातों को मिला करके हम 3 कंडीशन बनाते हैं। A1/A2 बराबर नहीं हो सकता है B1/B2 के, तो यहाँ से हम कह देंगे प्रतिच्छेदी बिंदु है, अद्वितीय हल है, संगत होता है। जब A1/A2 B1/B2 बराबर हो तथा C1/C2 के बराबर हो तो उसे हम बोलते हैं संपाती रेखा है। अनेक हल मिलेंगे, अनंत हल मिलेंगे, और ये भी संगत होता है। तीसरा लास्ट कंडीशन, A1/A2 B1/B2 के बराबर होगा बट C1/C2 के बराबर नहीं होगा, इसे बोलते हैं सिंपली कोई हल नहीं होता है उसका, समांतर रेखा मिलता है, असंगत होता है। ओके, तो ये हो गया। अब सॉल्व करने का 2 और मेथड है, एक होता है विलोपन और एक होता है प्रतिस्थापन। इसको आप लोग थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, इरेज करते हैं, तब चलते हैं आगे। थोड़ा बहुत विलोपन प्रतिस्थापन जो भी और बचा है उसके बारे में बता दें, उसके बाद फिर जो है चैप्टर को 1 शॉट को यहीं करते हैं खत्म। कल मिलेंगे PYQ के साथ, लेकिन अभी बने रहिए, थोड़ा सा 1 टॉपिक 2 टॉपिक और बचा है। अब हम चलेंगे अगले टॉपिक पर, जो कि आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें जो है हम सॉल्व करेंगे, यानी किसी भी 2 इक्वेशन को लेकर के, जब इक्वेशन यानी समीकरण, जब किसी भी 2 समीकरण को लेकर के हम सॉल्व करेंगे तो सिंपली वहाँ से हमको निकालने का 2-3 तरीका है। पहले मैं आपको एक चीज़ बता चुका हूँ, जैसे सॉल्व करने का भी कोई मान लीजिए इक्वेशन है, कोई समीकरण जैसे A1x + B1y + C1, A2x + B2y + C2 = 0, यहाँ भी 0 0 है। तो सॉल्व करने का 2 है, देखिए कौन कौन सा 2 है। पहले तो हम जाते हैं आलेख से, और दूसरा बीजगणितीय से। तो आलेख में आप सभी को पता होगा कि एक ही है, वो भी आलेख ही है, आलेखी में एक ही रहेगा ना, आलेखी, और कुछ तो हो नहीं सकता है। बीजगणितीय में आपको 2-3 मिलेंगे, बीजगणितीय में आपको 2-3 मिल जाएंगे। जैसे आलेख में सिर्फ आलेख है, बीजगणितीय में पहला ही है विलोपन विधि, दूसरा होता है प्रतिस्थापन विधि, तीसरा होता है वज्रगुणन विधि। तो चूंकि अब आपको ये पता होगा कि विलोपन और प्रतिस्थापन ही हमको केवल पढ़ना है, विलोपन और प्रतिस्थापन। वज्रगुणन अब लगभग 2 साल 3 साल से कट गया है, जब हम लोग थे तो था। लेकिन एक चीज़ और बता दें, वज्र बहुत इंपॉर्टेंट था, आता ही था। तो इसमें जो है इस चैप्टर में मैं अगर समराइजेशन की बात करूं तो सिंपली आपको ये पता चल गया कि इस चैप्टर में केवल और केवल परिचय था, जो कुछ उसके बारे में जान सके। उसके बाद जो है 2 इक्वेशन को
वैल्यू निकालने के लिए, यानी दो इक्वेशन को सरल करने के लिए, एक्स और वाई की वैल्यू को निकालने के लिए 2-3 तरीका है। आलेखी विधि जल्दी भैया कभी नहीं पूछता है, जल्दी नहीं पूछता है। क्यों नहीं पूछता है? क्योंकि अगर आलेखी विधि पूछ लिया तो अलग से ग्राफ पेपर देना पड़ेगा। ओके, तो इसलिए ये जल्दी नहीं पूछता है। ये चीज विलोपन और प्रतिस्थापन पूछेगा भी तो जानते हैं किस प्रकार से, ये नहीं डायरेक्टली कहेगा कि आप विलोपन विधि सॉल्व कीजिए, नहीं, कोई सवाल के माध्यम से कहेगा कि सवाल सॉल्व करके विलोपन विधि से सॉल्व कीजिए। सवाल को जब सॉल्व करेंगे तो दो इक्वेशन बनेगा ना, तो दोनों इक्वेशन को किस विधि से निकालना है? विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि। तो इस प्रकार से होता है। थोड़ा सा समझा देते हैं होता क्या है, ये समझिए ना। अब देखिए विलोपन विधि, विलोपन विधि, और यहाँ पर होता है प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। अब हमको पता है आप लोग मैथमेटिकल में ज़्यादा चलेंगे तो अंक को लेकर नहीं समझ पाएंगे, बट कोशिश करते हैं। देखिए समझ आ जाएगा अभी आपको। a2x + b2y + c2 = 0। तो यहाँ भी वही रहेगा। अब कॉपी तो कर नहीं सकते हैं ना, लिखना पड़ेगा। a2x b2y + c2 = 0। ध्यान देंगे विलोपन में क्या होता है। विलोपन विधि में सिंपली क्या होता है, जैसे देखिए x का कांस्टेंट a1, x का यहाँ पर a2, y का b1 b2। तो हमको सिंपली क्या करना है, किन्हीं भी एक चर का, चाहे y चाहे x, y, इन दोनों चरों में से किसी एक चर के गुणांक को क्या करेंगे? बराबर। जैसे मान लीजिए हम कहें कि एक समीकरण 2x 3y 5, 8x + 7y = 8। तो हमको ये समझना है कि यहाँ पर वैल्यू जो है दोनों सेम हो जाए, दोनों वैल्यू सेम हो जाए। तो सेम करने के लिए किसी एक निश्चित अंक से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये समझ में आ गया कि यहाँ पर इस प्रकार से हम किसी एक x के y के कोफिशिएंट को बराबर करेंगे। जैसे ही बराबर हो जाएगा तो उसके बाद अब जैसे मान लीजिए यहाँ बराबर हो गया, 8 यहाँ भी 8 यहाँ भी, तो दोनों जगह का देखिए प्लस चिन्ह है ना। तो जब कभी समान चिन्ह होता है तो वहाँ पर पूरे समीकरण को घटा देते हैं। ओके, तो यहाँ पर घटा देंगे तो वैल्यू मिल जाएगा। ये होता है विलोपन विधि। सिंपली क्या करते हैं, दोनों भी जैसे दो चर रहते हैं, दोनों चरों के किसी एक चर को उठाएंगे, उसके गुणांक को, कोफिशिएंट को बराबर करेंगे, बराबर करने के बाद घटा देंगे। कभी कभी विपरीत रहता है तो जोड़ देते हैं। ओके, कल के सवाल के माध्यम से इसको बता देंगे। एक होता है प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन क्या होता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें तो और आसान है। किसी एक समीकरण से x चाहे y, x और y दोनों में से किसी एक की वैल्यू, चाहे x का निकालिए चाहे y का, वैल्यू निकाल करके इसे पुट कर दीजिए। अगर आप इस समीकरण से निकालते हैं तो इसमें पुट कीजिए, इससे निकालते हैं तो इसमें, इससे निकालते हैं तो इसमें। ये मत कीजिएगा कि इसी के निकाल के उसी में कर दे, सब कट पिट के 0 आ जाएगा तो आप लोग घबरा जाएंगे वहीं। ओके, तो आपको ध्यान ये देना है कि यहाँ से निकालें तो इसमें पुट कर दें। ओके, तो आप लोगों का 1 शॉट होता है यहीं पर ख़त्म। हम यही कहेंगे, चैनल पर आ गए तो सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि अब जो है आप लोगों का इसी प्रकार से पूरा 1 शॉट PYQ कराया जाएगा। देखिए इस चैनल को जो है हिंदी माध्यम का चैनल, भाई सबसे बड़ा चैनल बनाना है, मेरा यही उद्देश्य है और कुछ नहीं। हिंदी माध्यम के लिए ये सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है। वैसे भाई आप लोगों को अगर अच्छा लगता है तो फिर बात ही लगे। ओके, तो हम बस इतना ही कहेंगे। देखिए 1 शॉट को देखने के बाद आप लोग एक काम कीजिए, जैसे NCERT के जितने सारे प्रश्न हैं उन प्रश्नों को एक बार रिवीजन कर सकते हैं। रिवीजन करने के बाद अब जैसे होगा क्या, अब अधिकतम बच्चे क्या करते हैं, इस टाइम दूसरों से कंपेयर करते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कंपेयर करना गलत है, बट उतना भी करना गलत ही है। अब जैसे मान लीजिए 5 लोगों से मिला, कोई कहा हम PYQ लगा रहे हैं, कोई कहा हम अनसॉल्व कर रहे हैं, कोई कहा हम विद्या लगा रहे हैं, कोई कहा हम ये बुक कर रहे हैं, वो बुक कर रहे हैं। तो कोई बच्चा ऐसा है जो 5 को देख कर गया, 5 खरीद लाया, अकेले वही परेशान हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। जो बुक आप एक ही बुक कीजिए, हम ये नहीं कहेंगे कि 10 बुक लगाइए। अगर एक ही बुक लगा रहे हैं तो कोई बात नहीं, उसी को एकदम बढ़िया से लगा लीजिए। अगर आप NCERT सही तरीके से पढ़ रहे हैं तो कोई भी प्रश्न आ जाए बोर्ड एग्जाम में तो आप पूरी तरह कर रह जाएंगे। बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है थोड़ा सा इससे घुमा देता है और आप लोग उसी में गड़बड़ा जाते हैं। ओके, और
आपको करना क्या है, जो भी बुक आप प्रीफर कर रहे हैं उसी बुक को 1-2 बार बढ़िया से रिवीजन कर लीजिए। हाँ, आपके पास अगर टाइम है तो एक बार विद्या को देख सकते हैं। ओके, वैसे विद्या का रटा रटाया प्रश्न ही है, उसमें हमको ये नहीं लगता कि मेरे को कोई प्रश्न उसमें बताना पड़ेगा, बहुत ही आसान है। अगर आप लोगों को हाँ विद्या देखेंगे तो बहुत ही आसान है। ओके, ज़्यादा कठिन प्रश्न विद्या में नहीं है। वैसे अगर कोई प्रश्न नहीं आता है तो आप लोग हमको बता सकते हैं, तो हम उसके बाद उसको बता देंगे। ओके, चलते हैं, मिलते हैं फिर इसके PYQ के साथ।